कैसे हो राउडीज। मेरा नाम है पंकज गुप्ता और आज हम ज्योग्राफी जो कि क्लास 8th का है, जिसके अंदर चैप्टर 4 जिसका नाम है एग्रीकल्चर, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो है एग्रीकल्चर, फार्म सिस्टम, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, मेजर क्रॉप्स, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। तो देखिए एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है, हम प्लांट को ट्रांसफॉर्म करते हैं फिनिश गुड के अंदर। तो जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी की। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, कुछ भी एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं इनकम जनरेट करने के लिए। ठीक है, जनरली इसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन, कंजप्शन और सर्विस, ये तीनों चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर। ठीक, वही एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, या फिर हम इनकम जनरेट करने के पर्पज से कर रहे हैं कोई एक्टिविटी। तो तीन टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करना प्लांट को फिनिश गुड में। ठीक है, तो सबसे पहला होता है प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी क्या होता है, वो एक्टिविटी जिसमें हम टोटली डिपेंडेंट होते हैं नेचर के ऊपर। ठीक है, नेचर के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी होती है हमारी टोटल उस एक्टिविटी में, उसको हम प्राइमरी एक्टिविटी बोलते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशिंग, हंटिंग। दूसरा होता है सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी डील करता है हमारा वैल्यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जिसको हम चेंज कर देते हैं फिनिश गुड में। मतलब कि जो भी हमारा रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, उसको हम चेंज करते हैं फाइनल प्रोडक्ट में, वो होता है हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी। मतलब हम जैसे ब्रेड की एग्जांपल लें, तो हम वीट को ब्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके बीच में जो प्रोसेस लगा वो होगा हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर में। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, कंस्ट्रक्शन, ये सब हो जाएगा। टर्शरी एक्टिविटीज़ की बात करें तो ये सपोर्ट होता है दोनों के लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए। ठीक है, मतलब ये सर्विस प्रोवाइड करता है दोनों को। और सर्विस किस टाइप की, बैंकिंग, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आगे अब प्रॉपरली बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। देखो एग्रीकल्चर जो है वो दो टर्म से मिलके बना है। एक पहला पार्ट जो है उसका नाम है एग्री, दूसरा कल्चर। एग्री का मतलब होता है सॉइल, मिट्टी, और अगर मैं कल्चर की बात करूँ तो कल्टीवेशन। दोनों मिलके एग्रीकल्चर बनाता है, मतलब कि मिट्टी में किसी भी चीज़ को उगाने की कला एग्रीकल्चर कहलाती है। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। ठीक, और जो हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, फ्रूट्स ग्रो करते हैं, वेजिटेबल ग्रो करते हैं, वो सभी एग्रीकल्चर के अंदर आता है। अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो 50% जो पीपल है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। ठीक है, और अगर इंडिया की बात करूं तो पूरे पॉपुलेशन की 2/3 जो है इन्वॉल्वमेंट, अरे 2/3 जो पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर। अब एग्रीकल्चर तो सभी जगह किया नहीं जा सकता, उसके लिए जगह, सॉइल, क्लाइमेट, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक, अब जिस जगह पे खेती होती है, जिस जमीन पे खेती की जाती है, उसको एरेबल लैंड बोलते हैं। सभी जगह पे खेती नहीं की जा सकती ना, तो जिस जगह पे फार्मर उगाता है उस जमीन को एरेबल लैंड बोलते हैं। ठीक है, अब अलग अलग टाइप की एग्रीकल्चर होती है, खेती होती है, तो सभी को अलग अलग टर्म्स में डिनोट किया जाता है। ठीक, तो जानते हैं उसके बारे में। देखो किसी भी क्रॉप को ग्रो करना एक कला से कम नहीं है, और वो कला सिर्फ फार्मर के पास है कि कैसे मिट्टी को साइंटिफिकली तैयार करना है। ठीक है, क्या डालना है ताकि उससे क्रॉप बहुत अच्छी तरह कल्टीवेट हो, ग्रो हो सके, तो उसी को हम एग्रीकल्चर बोलते हैं, और दूसरे टर्म में फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर हम सिल्क वॉर्म की रेयरिंग कर रहे हैं तो उसको हम सेरीकल्चर बोलेंगे। अगर हम फिश की ब्रीडिंग कर रहे हैं, मतलब मछली पालन कर रहे हैं, तो हम उसको फिशी कल्चर बोलेंगे। अगर हम कल्टीवेट करते हैं ग्रैप्स, तो यानी कि उसको विटीकल्चर वर्ड यूज़ किया जाता है उसके लिए। और जब भी हम वेजिटेबल, फ्रूट या फ्लावर ग्रो करते हैं,
उसको हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। तो ये अलग अलग टाइप्स के टर्म्स हैं, मतलब उनकी खेती के ऊपर डिपेंडेंसी कि क्या चीज़ किसको बोलते हैं। ठीक है। फार्म सिस्टम क्या होता है, एक तरीका होता है एग्रीकल्चर करने के लिए जो फार्मर जनरली यूज़ करता है। उसमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट होता है इनपुट। इनपुट के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, सीड जो हम लगाएंगे या फार्मर लगाएगा, फर्टिलाइज़र जो हेल्प करेंगे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का, अलग अलग टाइप की मशीनरीज एंड मैन पावर। ठीक है। अब दूसरा टर्म होता है जो होता है ऑपरेशन इन्वॉल्व। ये सब करने के लिए कुछ टर्म्स यूज़ की जाती है, जो प्रोसेस होता है उगाने के लिए बीच में प्रोसेस होता है ना, जैसे कि प्लगिंग, साफ सफाई, सोइंग, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, कटाई, ये सब ऑपरेशन है जो इन्वॉल्व होते हैं। और ये सब इन्वॉल्वमेंट के बाद एंड प्रोडक्ट जो निकलता है उसको हम फाइनल गुड बोलते हैं, जिसको दूसरे टर्म में आउटपुट बोला जाता है। तो आउटपुट के तौर पे क्या मिलेगा तुमको, क्रॉप। ठीक है। वूल, डेयरी, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, अगर तुम अलग अलग टाइप की मतलब फार्मिंग करते हो तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक। होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे, अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग। देखो, जो फार्मिंग है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड प्रैक्टिस की जाती है। अब हर जगह की डिमांड, जियोग्राफिकल लोकेशन, कंडीशन, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़, वो सब अलग अलग वेरी करता है, सभी जगह एक जैसा नहीं होता है। तो उन सब को देखते हुए फार्मिंग को दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है। उसमें से सबसे पहला है सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा है कमर्शियल फार्मिंग। चलिए सबसिस्टेंस फार्मिंग जानते हैं पहले। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग होता क्या है, जब फार्मर क्रॉप को ग्रो करता है सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, बेचने के लिए नहीं, वो सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर आएगा। ठीक है। जहाँ पे वो फार्मर मतलब जो लो लेवल के टेक्नोलॉजीज होते हैं ना, और घर के लोग ही उसमें इन्वॉल्व होते हैं काटने छाटने और प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। सबसिस्टेंस के अंदर में अगर आगे चले तो सबसिस्टेंस को दो टाइप से और बांटा गया है। एक होता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस, दूसरा होता है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब बात करते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की। इसमें क्या होता है कि वही फार्मर जो है स्मॉल एरिया में मतलब सिंपल सिंपल टूल्स के साथ और अपने घर के लोगों के साथ ही प्रोडक्शन करता है क्रॉप का। ठीक है। और वो खुद के लिए यूज़ करता है। जनरली यहाँ पे साल में एक से अधिक क्रॉप ग्रो किए जाते हैं, जिसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है राइस, और कुछ अदर क्रॉप्स हैं जैसे कि वीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। जो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है, इसको जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है ना, जहाँ पे मतलब भीड़ भड़ाका बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। और जनरली जो एरियाज़ हैं यूज़ करने के वो हैं साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया में, मतलब इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, मतलब पुराने ट्रेडिशनल तरीके से। ठीक है। प्रिमिटिव का मतलब ट्रेडिशनल, ओल्ड इज गोल्ड वाला फंडा, जो इंक्लूड करता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन नाम से क्लियर हो रहा है, मूवमेंट दिख रहा है ना इसमें, शिफ्टिंग हो रही इधर से उधर। तो जानते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। देखो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो जनरली प्रैक्टिस की जाती है वो जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया होता है ना, वहाँ पे की जाती है। और हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो अमेज़न बेसिन हो गया और साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ठीक है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है और जो वेजिटेशन रीजनरेशन का जो होता है ना तरीका, वो बहुत फास्ट होता है, मतलब वहाँ कुछ भी चीज़ बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है। ठीक है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या है, यहाँ पे पहले छोटा सा जो जंगल का हिस्सा होता है वहाँ के पेड़ काटे जाते हैं। ठीक है। पेड़ को काटने के बाद उस पेड़ को जलाया जाता है।
जलाने के बाद जो राख मिलती है उसको उस मिट्टी में मिलाया जाता है। जो एरिया काटा गया था ना खेती करने के लिए जंगल का ही, उसके पेड़ को जलाने के बाद उसके राख को मिलाया जाता है। फिर उसके बाद उसमें क्या की जाती है, कल्टीवेशन की जाती है। ये कल्टीवेशन तब तक की जाती है जब तक वो सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज ना कर ले। जैसे ही वो सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज करता है तो न्यू प्लॉट के साइड शिफ्ट हो जाते हैं। फिर वही प्रोसेस, उस जंगल का एक छोटा सा फिर हिस्सा काटा जाता है, उसके बाद उसके पेड़ों को जलाया जाता है, जलाने के बाद उसको मिट्टी में मिलाया जाता है, फिर कल्टीवेशन की जाती है। तब तक कल्टीवेशन की जाती है, क्रॉप उगाया जाता है जब तक वो सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज ना कर जाए। जब लूज कर जाता है तो फिर उसको ज़मीन को छोड़ करके, उस टुकड़े को छोड़ करके आगे मूव कर दिया जाता है और रिपीट होते रहता है ये प्रोसेस। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। अब जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ना, इसको वर्ल्ड में अलग अलग जगह प्रैक्टिस की जाती है और अलग अलग नाम से। जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उसको झूमिंग बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिको में उसको मिल्पा बोलते हैं। ब्राज़ील के अंदर उसको रोका बोलते हैं और मलेशिया के अंदर उसको लेडिंग बोलते हैं, ठीक है। इसी के अंदर में दूसरा आता है नोमेडिक कल्टीवेशन फार्मिंग, ठीक है। इसको जनरली जो एरियाज हैं वो सहारा, ठीक है, सेंट्रल एशिया और इंडिया के कुछ पार्ट जैसे कि राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर में प्रैक्टिस की जाती है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें क्या होता है, बंजारे जो होते हैं ना, चरवाहे, वो एक जगह से दूसरे जगह अपने जानवरों के साथ खाना पानी की तलाश में मूव करते रहते हैं। कारण क्या होता है मूव करने का उनका, मतलब एक जगह स्पेसिफाई नहीं रहता, उनका जगह फिक्स नहीं होती। क्या होता है, जैसे देख लो कहीं कहीं पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है, ड्राउट हो जाती है या कहीं फ्लड आ जाता है, तो वो जगह तो उनको छोड़ना पड़ता है ना, क्योंकि क्लाइमेट जो चेंज हुआ, क्लाइमेट कॉन्स्ट्रेंट हुआ जो, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ का जो लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ का टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं की जा सकती थी, तो वो मूव कर जाते हैं वहाँ से, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह मूव करते ही रहते हैं। और वो साथ में क्या, शिप, कैमल, याक, गोट, ये सबको भी लेकर चलते हैं, पालते हैं इनको जगह जगह मूव कर करके, ताकि उससे उनको मिल्क, मीट, वुल, ठीक है, और अदर प्रोडक्ट्स मिल सके उनके लिए और उनके फैमिली के लिए। समझ में आया। नोमेडिक के अंदर क्या होता है, जो बंजारे या जो चरवाहे होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अपने जानवरों के साथ, भोजन और पानी की तलाश में, ठीक है। कारण क्या होता है, जिस जगह पे वो लोग रह रहे थे वो जगह पे किसी भी क्लाइमेट चेंज की वजह से, मतलब कुछ इश्यूज आ गई वहाँ पे उस एरिया में, और वो इशू बहुत लंबे समय तक रहने वाली थी, इसलिए वो मूव कर जाते हैं। अब वो ड्राउट भी हो सकता है, अकाल पड़ना, फ्लड आ गया होगा, या वहाँ का टेम्परेचर सडनली बहुत राइज कर गया होगा, ठीक है, इस कारण से वो मूव कर जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह। तो वो मूव करते हैं तो अपने साथ अलग अलग टाइप के जानवर भी पालते हैं, ताकि उससे उनको प्रोडक्ट मिल सके और वो प्रोडक्ट को वो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए यूज़ कर सके। अब दूसरी टाइप की जो फार्मिंग है, पहला क्या था, सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब दूसरा जो है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग जानते हैं क्या होता है, देखो पिछले वाले में क्या था, वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ग्रो कर रहे थे और हाउस होल्ड के लिए यूज़ भी कर रहे थे। बट कमर्शियल फार्मिंग टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, ग्रो करते हैं, या एनिमल रेयरिंग करते हैं, एनिमल्स पालते हैं, सिर्फ और सिर्फ मार्केट में बेचने के लिए, ताकि उससे इनकम जनरेट कर सके, ठीक है। तो अब इनकम जनरेट करना है तो छोटे लेवल पे तो काम हो नहीं सकता ना, तो इसके लिए जो कल्टीवेशन होता है बहुत वास्ट लेवल पे होता है, बहुत अमाउंट जो होता है बहुत ज़्यादा लगता है कैपिटल का, और टेक्नोलॉजीज भी बहुत एडवांस लेवल की यूज़ की जाती है, मशीनरीज, ठीक है, एक्सपेंसिव। कमर्शियल फार्मिंग जो इंक्लूड करता है वो होता है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर।
तो एक एक करके जानते हैं क्या होता है। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का मतलब होता है एक टाइप का अनाज ग्रेन उगाना जिसका पर्पज ही सिर्फ हो उसको कमर्शियली बेचने का। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है, वीट, मेज, बार्ली, ठीक है, कुछ भी। वो ग्रेन उगाया जाता है सिर्फ और सिर्फ कमर्शियली बेचने का और प्रॉफिट कमाने का। ठीक। जो मेजर एरियाज हैं जहाँ पे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग यूज़ की जाती है वो है यूरोप एंड एशिया। इसमें क्या होता है, साल भर सिर्फ एक ही क्रॉप ग्रो की जाती है। सही बात भी है, बेचना है तो एक ही क्रॉप तो ग्रो करेंगे ना। दूसरा है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है भैया, नाम से क्लियर है, मिक्स्ड मतलब अलग अलग टाइप की वेराइटीज ऑफ क्रॉप बोल लो या फिर लाइफ स्टॉक जानवरों को पाला जाता है। ठीक है, अलग अलग टाइप की, एक फिक्स नहीं रहता, मतलब हर टाइप के। अब प्रैक्टिस कहाँ की जाती है जनरली, ये यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका में। तीसरा होता है प्लांटेशन। ठीक है, ये भी एक तरह का कमर्शियल फार्मिंग ही है। ठीक, सिंगल क्रॉप वाला, जैसे कि टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, कैश्यू, रबर, बनाना, को कॉटन को ग्रो किया जाता है। इसमें भी वही लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगता है, बड़े बड़े मशीनरीज का यूज़ किया जाता है, प्लस मैन पावर, लेबर का यूज़ किया जाता है फार्मिंग करने के लिए। ठीक है, ताकि इसको बेचा जा सके और ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाया जा सके। इसमें सबसे एसेंशियल होता है ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। ठीक है, दो बहुत बड़े लेवल पे है तो डिमांड भी बहुत दूर दूर तक जाएगी, तो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांटेशन के अंदर में। मेजर प्लांटेशन जो रीजन्स हैं वर्ल्ड में वो है रबर जो है मलेशिया, कॉफ़ी ब्राज़ील, टी इंडिया में एंड श्रीलंका में ग्रो किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मेजर क्रॉप्स की। मेजर क्रॉप्स जिनको लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो की जाती है, रिक्वायरमेंट होता है बड़े बड़े पॉपुलेशंस को, मतलब डिमांड को फुलफिल करके देना उनके। ठीक है, ठीक, एज पर डिमांड, और डिमांड बहुत ज़्यादा होगी इसलिए वो मेजर क्रॉप के अंदर में है। तो क्या होता है इसमें, जनरली जो क्रॉप्स होती हैं वो सप्लाई की जाती हैं एज अ रॉ मटेरियल, कहाँ, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है, इसके बारे में जानने के लिए आप मेरा जो साइंस का वीडियो डाला हुआ है क्रॉप एंड प्रोडक्शन वो देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट फिर भी एग्रो बेस्ड मतलब हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं एनिमल और प्लांट का। ठीक है, उसको एग्रो बेस्ड बोलते हैं। मेजर फूड्स जो होती हैं क्रॉप वो होती है वीट, राइस, मेज एंड मिलेट। जूट एंड कॉटन वो फाइबर क्रॉप होते हैं। ठीक, अब ड्रिंकिंग बेवरेज क्रॉप में बोला जाए तो टी एंड कॉफ़ी का यूज़ किया जाता है। ये सब मेजर क्रॉप्स के अंदर आते हैं। कारण क्या होता है, ह्यूज वैरायटी ऑफ रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए लार्ज क्वांटिटी में एक किसी क्रॉप को ग्रो किया जाता है, वो मेजर क्रॉप होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो क्रॉप होता है जो रॉ मटेरियल उसको सप्लाई किया जाता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर। अब मेजर फूड क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, वीट, राइस, मेज एंड मिलेट। अगर फाइबर क्रॉप की बात करूँ तो जूट एंड कॉटन। इंपॉर्टेंट बिवरेज पीने वाली चीज़ों की बात करूँ तो वो है टी एंड कॉफ़ी। अब एक एक करके जानते हैं। राइस। राइस सबसे मेजर क्रॉप है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, ये जो डाइट है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा कंज्यूम की जाती है। राइस को टेम्परेचर कैसा चाहिए, हाई, और ह्यूमिडिटी भी हाई चाहिए, प्लस रेनफॉल की रिक्वायरमेंट भी इसकी क्या होती है, हाई होती है। मतलब तीनों चीज़ इसकी हाई रहेगी तभी हम राइस कल्टीवेट करने को सोच सकते हैं। उस पर भी डिपेंडेंसी है, मिट्टी सॉइल कैसी होनी चाहिए। तो सॉइल जिसपे सबसे बेस्ट राइस उग सकता है, ग्रो किया जा सकता है, वो है एलुवियल सॉइल। ठीक है, एलुवियल सॉइल क्यों,
क्योंकि वो पानी को रिटेन करने की क्षमता रखता है। ठीक। अब बात करूं जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, वो है चाइना, राइस का। और चाइना के बाद जो कंट्रीज हैं वो है इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। अब बात करते हैं वीट की। तो वीट के लिए देखो, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा। ठीक है। और रेनफॉल जो चाहिए वो भी एकदम मॉडरेट चाहिए। ठीक है। किस टाइम पे? जब वो ग्रो हो रहा है वीट। लेकिन जिस टाइम पे वीट को काटा जाता है उस टाइम पे ब्राइट सनशाइन होना चाहिए, मतलब कि धूप निकला होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है। अब सॉइल की बात करूँ तो किस टाइप की सॉइल चाहिए? लूमी सॉइल। अब वीट को सबसे ज़्यादा ग्रो कहाँ किया जाता है? यूएस में, कनाडा में, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया में। इंडिया में जो ग्रोइंग टाइम होता है वीट का वो होता है विंटर। ठीक। अगला है मिलेट। मिलेट कोरस ग्रेन बोला जाता है इसको, मतलब कि सीरियल ग्रेन। वीट राइस भी सीरियल के अंदर ही आते हैं। ठीक है। अब इसमें जो सॉइल की बात करूं तो उतना फर्टाइल सॉइल नहीं चाहिए, हल्का सा बालुई होना चाहिए, मतलब सैंडी। ठीक है। मतलब फर्टिलिटी भी लेस होनी चाहिए और सैंडी होनी चाहिए सॉइल। रेनफॉल की बात करूं तो लो चाहिए, लेकिन टेम्परेचर की बात करूं तो हाई मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए इसको। इंडिया में मिलेट को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे होता है ज्वार, बाजरा और रागी। दूसरे कंट्रीज की बात करूं जहाँ पे मिलेट ग्रो किया जाता है वो है नाइजीरिया एंड चाइना। अब बात करते हैं मेज़ की। मक्का, भुट्टा। मेज़ को जो टेम्परेचर चाहिए वो होता है मॉडरेट, रेनफॉल भी मॉडरेट, लेकिन सनशाइन सही तरीके से होनी चाहिए, मतलब धूप निकला होना चाहिए। ठीक है। टेम्परेचर मॉडरेट चाहिए और रेनफॉल भी मॉडरेट चाहिए। अब मेज़ जो ग्रो होता है वो होता है सबसे अच्छे फर्टाइल सॉइल में। और जनरली मेज़ जो ग्रो होता है वो होता है नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको में। अगला है कॉटन। कॉटन के लिए भैया जो टेम्परेचर चाहिए वो बहुत हाई चाहिए। ठीक है। रेनफॉल जो है मतलब नॉर्मल हो सकता है, हल्का हल्का। उसके साथ साथ कॉटन जो है 210 फ्रॉस्ट डे। का मतलब क्या होता है? तुम्हारा जो स्प्रिंग सीजन चालू होता है ना, उसका पहला दिन और जो विंटर सीजन का जो पहला दिन होता है, उन दोनों के बीच के टाइम को बोलते हैं 210 फ्रॉस्ट डे। ठीक है। ग्रो करने के लिए चाहिए इसको। और ग्रो करते टाइम धूप बहुत सही से होनी चाहिए। ठीक है। कॉटन जो ग्रो होता है, सबसे बेस्ट जो ग्रो होता है वो होता है ब्लैक सॉइल एंड एलुवियल सॉइल के अंदर। और बात करूं कहाँ सबसे अच्छा है ग्रो होता है, वो होता है चाइना, यूएस, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट। यहाँ सबसे ज़्यादा ग्रो किया। अब बात करते हैं जूट की। जूट जिसको हम बोलते हैं गोल्डन फाइबर। ठीक है। इसके लिए जो मिट्टी चाहिए वो है एलुवियल सॉइल। अब टेम्परेचर की बात करूँ तो वो हाई चाहिए, रेनफॉल भी हाई चाहिए, और क्लाइमेट जो होनी चाहिए हल्की सी ह्यूमिड होनी चाहिए। जनरली जूट जो है वो दो ही कंट्रीज़ में ग्रो की जाती है, जो कि है इंडिया और बांग्लादेश। ठीक है। लीडिंग प्रोड्यूसर हैं जूट के। उसके बाद आता है कॉफ़ी। कॉफ़ी के लिए जो क्लाइमेट चाहिए वो वेट चाहिए और वार्म चाहिए। और मिट्टी की बात करूँ तो वो लूमी सॉइल चाहिए। अब कॉफ़ी जनरली जो ग्रो होता है वो हिल स्टेशन, मतलब जो पहाड़ी एरिया होते हैं ना वहाँ पे ग्रो अच्छे से होता है, सूटेबल मतलब माना जाता है उसको। और लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? ब्राज़ील। उसके बाद कौन आता है? कोलंबिया एंड इंडिया। उसके बाद लास्ट है टी। टी हमारा बेवरेज क्रॉप है, मतलब ड्रिंकिंग प्लांटेशन के थ्रू ग्रो किया जाता है। इसके लिए जो क्लाइमेट चाहिए वो होना चाहिए ठंडा, कूल। और टेम रेनफॉल की बात करो तो हाई। और ऐसा भी नहीं कि ये कुछ महीने चाहिए, पूरे साल भर जब तक ये ग्रो कर रहे हैं
टेम्परेचर और माहौल वहाँ का वैसे ही होना चाहिए, मतलब ठंडा और हाई रेनफॉल। ठीक है। और इसके लिए सॉइल की बात करो तो कैसा चाहिए, लूमी सॉइल। बट यहाँ पे जो लेबर है, मैन पावर, वो बहुत लार्ज नंबर पे लगता है। कारण जो टी होता है उसके लीफ, पत्तियाँ तोड़ने के लिए आदमी तो चाहिए ना, बहुत ज़्यादा लेबर क्वांटिटी, मतलब बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अब जो प्रोड्यूसर हैं, बेस्ट क्वालिटी की टी प्रोड्यूस करते हैं पूरे वर्ल्ड में, वो हैं केनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका। ठीक है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की। देखो बहुत सारे एफर्ट लिए जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए फार्म प्रोडक्शन, ताकि हम जो ग्लोबली डिमांड है, ठीक है, पॉपुलेशन की जो डिमांड है, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, डिमांड बढ़ रही है, उस पर हम मतलब लगाम लगा सके, मतलब पकड़ सकें उस पेस को, मतलब मीट कर सके उनकी रिक्वायरमेंट को। ठीक है। उसके लिए अलग अलग एफर्ट लिए जा रहे हैं, जैसे कि इंक्रीज कर दिया गया है एरिया क्रॉप प्रोडक्शन का, नंबर ऑफ क्रॉप्स ईयरली बहुत ज़्यादा, अलग अलग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो किए जा रहे हैं अब। फैसिलिटीज़ जैसे कि इरिगेशन फैसिलिटी हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स की क्वालिटी, वो सब भी डेवलप की गई है, इम्प्रूव की गई है। ठीक है। उसके साथ साथ नए नए टाइप के एडवांस इक्विपमेंट्स, मशीनरीज एग्रीकल्चर में इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ताकि हर टाइप के डिमांड और एस्पेक्ट जो होते हैं ना, एग्रीकल्चर के अंदर रिक्वायरमेंट होती है, उन सबको फुलफिल किया जाए उस मशीनरीज के साइड से। डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं, वर्ल्ड हैं, वहाँ पे अलग अलग टाइप की प्रैक्टिसेस होती हैं एग्रीकल्चर की। तो जनरली जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है ना, डेंस पॉपुलेशन है, वहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर का यूज़ किया जाता है। ठीक है। मतलब हाउस होल्ड, वही बताया था ना, घर के लोग अपने लिए ही छोटे से एरिया में खाने पीने का सामान ग्रो करते हैं और पर्सनली यूज़ करते हैं। ठीक। लेकिन जो लार्ज होल्डिंग कमर्शियल फार्मिंग को प्रमोट करते हैं, जैसे कि यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल फार्मिंग पे फोकस किया जाता है। तो मशीनरीज हैवी यूज़ की जाती हैं, कैपिटल हैवी लगाया जाता है। ठीक है। और जो प्रोडक्शन होता है वो भी बहुत लार्ज क्वांटिटी में की जाती है। होप ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।